मेन रीज़न ये था कि हम आपको डैनफोर्स का परिचय करें और ये एक्रेक्स हॉल ऑफ के फेम का थोड़ा परिचय करें। और एक्रेक्स एक्सपो जो है हर साल होता है अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में, और इस बार ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और ये वाला एक्सपो ऐसा है कि इंजीनियरिंग स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जितने भी बड़े कंपनीज हैं वो सारे लोग इकट्ठा आते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा देते हैं। और आप सब जानते ही है कि इंडिया ने 2070 का कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट ले लिया है। और ये कार्बन न्यूट्रलिटी केस में नेट ज़ीरो में अगर आप कार्बन एमिशंस देखा जाए तो ज़्यादातर एमिशंस जो है एक बिल्डिंग से आता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट से आता है, तीसरा इंडस्ट्री से आता है। और इंडस्ट्री का देखा जाए तो भी इंडस्ट्री में भी प्रोसेसेस है और बिल्डिंग्स है। ये तीनों चीज़ अगर आप सस्टेनेबल बनाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे, उसी में से ही इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट्स जो है वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये अचीव करने के लिए ऐसा मौका, एक्रेक्स जैसा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत यूज़फुल हो जाता है। और डैनफोर्स ने पिछले 7 और 8 साल से एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम में काम कर रहे हैं। आप सब जानते ही होंगे डेनमार्क जो है बहुत कार्बन न्यूट्रल वाला कंट्री है। Denmark will become carbon neutral by 2030, and the city where Danfoss is coming from, Sonderborg has taken a very ambitious target to be carbon neutral by 2029. Or Denmark is the only country with which India has a green strategic partnership to help India achieve its carbon neutrality. और अभी सोनेबर्ग जो है 75% ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं। और ये जो बन गया है ये डैनफोर्स जैसे कंपनी का टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस के सहायता से हो गया है। और ये प्रोजेक्ट ज़ीरो से हमें ये जानकारी मिलता है कि कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी है। हमारा जितने भी बिल्डिंग्स हैं जो अभी है उसको ज़्यादातर कार्बन न्यूट्रल बनाना है, एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। और एनर्जी एफिशिएंसी से 40% नेट ज़ीरो गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो नया बिल्डिंग्स बन रहा है उसको मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह लगा के उसको भी हम कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं। और एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम में हम ज़्यादातर सोचते हैं कि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का सारा उपाय जो है वो कहीं बाहर से आने का है, या वेस्ट में वो हो सकता है, इंडिया में ये सब नहीं होगा। इसको रॉन्ग साबित करने के लिए और इंडिया को जितने सॉल्यूशंस चाहिए वो सारा अभी इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये दिखाने के लिए हम ISRE के साथ, ISRE इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ what's it called? It's refrigeration. yeah. So it is the ISRE is the Institute of Refrigeration. Yeah, it's the international one for refrigeration, air conditioning, heating engineers. So these are the people who are kind of helping India in its decarbonization journey, making all these possible. तो इसलिए हमने ISRE के साथ एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम बनाया है। This is a unique award which recognizes the excellence in HVACR technology. Those iconic buildings जिन्होंने प्रूव कर लिया है कि कार्बन न्यूट्रलिटी कोई अनअचीवेबल चीज़ नहीं है, और जितनी सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल है उसी से ही हो सकता है। एंड फ्रॉम 2016 वी हैव बीन वर्किंग ऑन एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम। तो 2016 में विनर था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और बाकी के ईयर्स में बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स ऑलरेडी एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम में आइकॉनिक बिल्डिंग्स इंडक्ट किया गया है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो एग्जांपल देंगे तो ITC विंसर बैंगलोर। The speciality of ITC Windsor Bangalore is that it is a 40-50-year-old building which just through retrofits they actually turned it around and made it a net zero building, and abhi that is the world's first LEED zero carbon hotel. और ये सारा solutions जो है 50-year-old building अगर net zero बन सकता है तो नया वाला जो बनता है क्यों नहीं।
और एक्सिस्टिंग जो है क्यों नहीं। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, उनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। और आज शाम को इस साल का एक्रेक्स हॉल ऑफ फेम विनर अनाउंस किया जाएगा। तो और वो प्रेस रिलीज़ हमारे पास रेडी है, लेकिन आज रात 8 बजे 9 बजे के बाद ही हम वो अनाउंस कर सकते आगाज करेंगे अब 8-9 बजे पूरी ऑर्डर यस, उसके बाद हम घोषणा करेंगे, क्योंकि विनर को खुद पता नहीं है कि वो विन हो रहा है, सरप्राइज है, तो इसीलिए हम आपको बता नहीं सकता है। लेकिन इस साल का स्पेशलिटी ये है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एक विनर, इस बार 3 विनर्स होंगे 3 कैटेगरी में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एक, और होटल इंडस्ट्री से एक, और दूसरा अदर ऑफिस बिल्डिंग्स। तो अलग अलग कैटेगरी से 3 लोग होटल होटल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल या हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड अदर कमर्शियल अलग बिल्डिंग्स, अलग कैटेगरी से 3 लोग 3 कैटेगरीज। मैडम, ये जो आपका है ये मैन्युफैक्चरिंग में भी इज इट इक्वली कंपेटेबल इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? Yes. The reason why Danfoss is associated with something like this is because मैंने बताया डेनमार्क का ये चीज़ था, और Danfoss का भी टारगेट था कि 2030 के अंदर हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए। And और how the much best thing compatible that- it is? How much compatible Yeah. it is in carbon manufacturing units? So, Those who are manufacturing carbon. मैंने बताया डेनमार्क का ये चीज़ था, और Danfoss का भी टारगेट था कि 2030 के अंदर हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए। And Or how the much best thing compatible that- it is? How much compatible Yeah. it is in carbon manufacturing units? So, Those who are manufacturing carbon. no, we are not talking about carbon manufacturing नहीं, units. We are talking about नहीं, आपका about सवाल- manufacturing units मैं which वही have पूछ रहा हूँ carbon कि emissions. आपका ये जो टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रीज कार्बन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हाँ है, जी। हाउ मच कंपेटेबल इट इज फॉर दैट? तो ये जो है टेक्नोलॉजी जो है, डैनफोस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और ये अलग अलग जो एप्लीकेशंस होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे कार्बन बन जाता है। चाहे वो प्रदूषण से बनता हो, चाहे हम पानी वेस्ट करते हैं उससे भी कार्बन बन जाता है, चाहे हम होटल में बैठे हैं और एयर कंडीशनिंग जो चल रही है, अगर ये अच्छी तरह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो यहाँ भी कार्बन बन जाता है। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ हम लोग कार्बन जनरेट करते हैं, वहाँ वहाँ डैनफोस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो या तो एग्जिस्टिंग जो प्रीमाइसिस है उसी को कार्बन न्यूट्रल बना दे, या अगर नई प्रीमाइसिस हम बना रहे हैं तो वहाँ पे भी पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें जिससे जीरो एमिशन हो, हाँ कि Yeah. जिससे जो एमिशन लेवल जो है पहले से ही ग्रीन चला जाए। ग्रीन चलो। तो ये कॉम्पेटिबली बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट डैनफोस की जो कोर डीएनए है वो यही है कि हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को लेके आते हैं कि जिससे किसी भी जगह पे जहाँ में कार्बन एमिशन या एनर्जी या पावर का वेस्टेज हो रहा है, पावर जो होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह वेस्ट हो जाता है, या तो हीट की तरह वेस्ट हो जाता है, या कहीं कहीं पे हम उसको किसी प्रोसेस में वेस्ट करते हैं। तो ये तीनों तरह के जो वेस्टेजेस होते हैं उसको कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ दी जाती है, डैनफोस उसमें मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे है। सर, अब जैसे मेक इन इंडिया का आजकल काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, तो ये जितने भी आपका टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है, तो वो इंडिया में होंगे या आप वहाँ डेनमार्क से आप इंपोर्ट करेंगे? Danfoss जो है, Danfoss इज़ अ 90+ ईयर ओल्ड कंपनी, दुनिया में 125 प्लस कंट्रीज में है, और पिछले 90 साल से ग्लोबली है, और इंडिया में 1998 से पिछले 25 ईयर से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारा 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, एक चेन्नई में, 2 पुणे में, एक गुजरात में, एक मुंबई में, और एक बैंगलोर में।
तो बहुत सारे इंडिया के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंडिया में ही बन रहा है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएं, हमको खुद वो कर दिखाना भी है और हमने वो कर दिखाई है। 2030 में कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट था। एक बहुत बड़ा कैंपस है डेनमार्क में और दिसंबर 2022 के अंदर हमारा डैनफोस नॉर्डबोर्ग कैंपस हैज़ ऑलरेडी बिकम कार्बन न्यूट्रल और चेन्नई में हमारा जो कैंपस है वो अभी अबाउ 90% कार्बन न्यूट्रल है। आप लोग कभी आ जाइएगा, देख लीजिएगा। और ये जो कैंपस अभी इतना कार्बन न्यूट्रल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। हमने एक मंत्रा ले ली है, रिड्यूस, रीयूज और रिसोर्स। जब हमारा ग्रोथ होते जा रहा है और ये मंत्रा जो है पूरा इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है, जब हमारा ग्रोथ होते जा रहा है उसी टाइम हमारा एनर्जी डिमांड को भी हमें एड्रेस करना है। तो reduce थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी वाला मेजर्स। देन द सेकेंड वन, रीयूज। सिंपल एग्जाम्पल, अभी जहाँ पर भी एयर कंडीशनिंग हो रहा है, एयर कंडीशनिंग से जो हवा बाहर जाता है हीट आइलैंड्स बन जाता है और वो हीट हम कैप्चर करके वेस्ट हीट रिकवरी के सहायता से अभी ये होटल में जो एयर कंडीशनिंग का हीट जो बाहर जाता है उसको कैप्चर करके किचन में या रूम्स में हॉट वाटर जो चाहिए उसी के लिए यूज़ कर सकता है। वेस्ट हीट रिकवरी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई कैंटीन में या होटल में या हॉस्पिटल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब 3 आवर्स के ऊपर यू आर वर्किंग। दिस इज द रीयूज पार्ट ऑफ इट। एंड द थर्ड वन इज रिसोर्स, जहाँ पर हम ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर सकते हैं, रिसोर्स कर लीजिएगा ऑल्टरनेट ऑप्शन से। हमारा चेन्नई का कैंपस में जो है around 18% of our energy requirements come from a solar power plant which is there in our campus। और बाकी का जो है wind power, we are purchasing wind power से होता है और एक साल में कम से कम 6 से 8 महीने 100% ग्रीन एनर्जी के सहायता से चल रहा है। और हम कॉस्ट इफेक्टिव है। Yes. कॉस्ट इफेक्टिव है। Yes, I mean, if I have to say blanket, almost all our technologies have a very low payback period। तो I mean 3 साल के अंदर कई प्रोडक्ट्स जो होता है 12 मंथ्स के अंदर ही पे बैक होता है। ये वेस्ट हीट रिकवरी हमने जो बताई 12 मंथ्स का पे बैक पीरियड है। और इससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएगी मार्केट में, बहुत सारा आ जाएगा। आई मीन रिसर्च एक्चुअली सेज दैट by 2030 the demand for air conditioning will go up 10x। और अगर हम ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो by 2030 the average temperature in most of our cities will be around 29 degrees। That's what study says। ठीक है। तो इसका मतलब एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। लोग तो सिटीज़ में हो रहा है जा रहा है, रेफ्रिजरेशन का भी ज़रूरत ज़्यादा होगा। और अगर हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसका मुश्किल है। और ये नए टेक्नोलॉजीज़ के लिए sustainability will be the next green sunrise sector for India and there will be lot of green jobs which are being created। Thank you madam, thank you sir to have a word with us, thank you very much।